नमस्कार मित्रों, डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनीष। खैर, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बोलने वाला हूँ। तवायफ़ों के कोठों पर रिश्ते तय नहीं होते। तवायफ़ों के कोठों पर रिश्ते तय नहीं होते। यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान आजकल डेमोक्रेटिक स्टेट तो वो है नहीं, खैर, लेकिन डिप्लोमेसी में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इज़राइल, अमेरिका और ईरान में एक रिलेशनशिप जो ख़राब हो गया है, जो गल्फ़ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन समस्या क्या है कि पाकिस्तान का स्टेचर खुद इतना नहीं है कि अगर कोई भी पार्टी, मेनली ईरान या यूएस या इज़राइल, अगर इस जो पैक्ट अगर हो जाए इन केस, क्योंकि सेकेंड टाइम मीटिंग इज़ अबाउट टू हैपन एंड जेडी वांस इज़ गोइंग। इस बार जेडी वांस भी प्रेजेंट हो गए, लास्ट टाइम तो नहीं थे वो, तो इट मीन्स कि सम सीरियसनेस इज़ देयर। बट द प्रॉब्लम इज़ कि पाकिस्तान की खुद की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि किसी भी पार्टी को वो इस जो होने वाला एक एग्रीमेंट है उसको उससे अबाइड कर सके या कोई फोर्स अप्लाई कर सके। जैसे ही तीनों में से किसी को लगेगा कि हाँ, ये ट्रीटी अब उसके इंटरेस्ट को सूट नहीं करती, तो वो इससे वॉकआउट कर जाएंगे और ये जो अभी चल रहा है ये प्रोलॉन्ग कर जाएगा। द प्रॉब्लम इज़ कि एक्चुअली ये वॉर क्यों मतलब सस्टेन नहीं होना चाहिए। यूएस का पर्सपेक्टिव देखिए। प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो एक मतलब एक मैच्योर या एक प्लान की तरह काम करने वाले आदमी नहीं है। उनको जो सही लगता है जस्ट उसके बाद कोई मतलब मीटिंग नहीं होती फॉर्मल या कोई प्रिपरेशन नहीं होती। इट्स बिकॉज वॉर जब भी होती है उसकी एक प्रिपरेशन होती है और उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है। तो इज़राइल का ऑब्जेक्टिव तो इतना था कि एटलीस्ट फॉर ए टाइम बीइंग कि 20-25 साल के लिए ये ईरान इस कंडीशन में पहुंच जाए कि वो न्यूक्लियर स्टेट अगले 20-25 साल में ना बन पाए, उसको डेफर कर दिया जाए, इस तरह से इसको किया जाए। एटलीस्ट इतना मिनिमम था। बाकी इन ए लॉन्ग रन यूएस का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है या होना चाहिए कि वहाँ जो इस्लामिक जो रिवोल्यूशन हुआ है उसको वापस किया जाए, और जो पहले ईरान था 70s के टाइम में जब वहाँ किंगडमशिप था और जो कल्चरल रूप से मतलब वेस्ट के ज़्यादा अलाइन करता था, वो सारी चीज़ें वापस आ जाए। वो ये बेस्ट इंटरेस्ट सूट करता है गल्फ़ की पॉलिटिक्स के लिए। मतलब अगर ऐसा हो गया तो फिर मतलब ये जो लेवरेज है उसको यूएई और सऊदी पे भी एक लेवरेज, एडिशनल लेवरेज देगी, जो इनकी डिपेंडेंसी थोड़ी बहुत जो सऊदी पे है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव मीट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्टिव मीट करना है तो बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए और एक प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट चाहिए जो कि हिस्ट्री में आज तक विन नहीं कर पाया। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर देखें हम लोग तो यूएस कभी भी किसी देश को ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, या इवन इन अ सेंस कि जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो मीट नहीं कर पाया। आप चाहे तो अफ़गानिस्तान में देखिए, वहाँ 20 साल रहे, लगभग $2 ट्रिलियन खर्चा किया यूएस ने, और उसका वो $2 ट्रिलियन डूबे, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। कितने उसके लोग मरे। तो यूएस की जो जनता है, अभी मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है, वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि इस तरह की चीज़ों में हम यूएस दोबारा फंसे। उसके अलावा जो उसके प्रीवियस वॉर्स थे अफ़गानिस्तान में, उसकी भी हर्ष आप लोग जानते हैं। तो यूएस कहीं भी इन ए लॉन्ग रन, इवन इराक में भी देखिए, तो ऑब्जेक्टिव बस ये कर पाए कि उसको ऑयल जो प्राइसेस स्काई रॉकेट हुए उसके चलते पूरे वर्ल्ड को और यूएस को कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ इराक में भी। तो एक तो ये है कि यूएस की जनता नहीं जानती। दूसरी एक और समस्या है कि इन ए लॉन्ग रन अगर वो करता है, एक्चुअली यूएस का लॉन्ग रन पॉलिसी ये होना चाहिए, यूएस इसको जानता भी है, और ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में एफर्ट नहीं किया था कि उसको चाइना को कंटेन करना है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही रशिया वॉर के अगेंस्ट थे, और रशिया वॉर के लिए बहुत स्टॉप करने के लिए एफर्ट भी, ऑनेस्ट एफर्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साइड से लगाए भी थे। बट प्रॉब्लम है कि वहाँ जो यूरोपियन यूनियन है उसके अपने ऑब्जेक्टिव हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि जो रशिया है उसको एक ये हो सेल्फ रिलायंस
और सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए कि आगे भी वो इन्वेड कर पाए। इसलिए उसको कंटेन करना उनके एग्जिस्टेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है बनिस्बत की मतलब रशिया का जो आर्मी पावर है उसको कंटेन करना जो आपका यूरोपियन यूनियन है उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट पावर मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए गोल है, ये ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि रशिया अगर स्ट्रांग होता है तो यूरोपियन यूनियन पे एक थ्रेट होगा, ये इसमें छुपी हुई बात नहीं है। नेटो में इसीलिए गए ही थे वो लोग। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग होती है तो चाइना बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन रशिया, ये बहुत क्लियर चीज़ है। और इससे रशिया का फाइनेंशियल, रशिया को दोनों हाथ में चांदी है, मतलब सोना है, ये समझिए कि अगर चाइना और डिपेंडेंट होता है तो ऑयल इंपोर्ट और जो भी मिनरल इंपोर्ट बाकी सारी चीज़ें रशिया चाइना और ज़्यादा करेगा। इससे रशिया की इकोनॉमी और अच्छी होती जाएगी। ये वेस्ट के लिए भी ख़राब है, यूरोप के लिए भी ख़राब है। दूसरा क्या है कि चाइना और रशिया का रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, रशिया फिर ज़्यादा हेल्प कर पाएगा ईरान की, इवन चाइना भी। क्योंकि चाइना का भी एक इंटेंशन है कि जो यूएस है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो उसकी पावर है वो कम होती जाए, डॉलर की पावर कम होती जाए। तो ये बात यूएस बहुत अच्छे से जानता है। दैट इज़ वाई ही इज़ वेरी सीरियस, रशिया इज यूएस इज़ वेरी सीरियस अबाउट स्टॉपिंग द वॉर। बट प्रॉब्लम यह है कि ईरान के जो लॉसेज हुए हैं वो भी चाहता है कि उसको ये लॉसेज कहीं ना कहीं से फुलफिल हो। दैट्स वाई उसने अभी टैरिफ या टैक्सेस अनाउंस किए थे कि जो भी शिप्स जाएगी उसके एरिया से उसको पे एक लेवी जो होता है वो लेवी फ़ी देना पड़ेगा। तो जो अभी इसके अलावा इंडिया का भी एक बहुत बड़ा स्टेक है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि ये वॉर प्रोलॉन्ग करे, वो इंडिया के इंटरेस्ट में भी नहीं है। तो अभी जो ये रिलेशनशिप है बहुत ही उलझी हुई हालत में है, इट्स नॉट ईजी। यही सबसे बड़ी यूएस की प्रॉब्लम है। यूएस जब वॉर में गया, और शायद यूएस इस वॉर में जाना नहीं चाहता था, ये ऑल बिकॉज ऑफ इजराइल, क्योंकि इजराइल वेट नहीं करना चाहता था। ये यूएस को प्रेशर किया गया है, बिकॉज ये जो वॉर हुई है ये विदाउट प्रिपरेशन हुई है। प्रिपरेशन इज नॉट, व्हेन आई एम सेइंग वॉर विदाउट प्रिपरेशन, इट डजंट मीन कि प्रिपरेशन आर्मी के सेंस में नहीं है या मिलिट्री सेंस में नहीं है। मिलिट्री सेंस में भी एग्जैक्टली उस लेवल की नहीं है। बट द प्रॉब्लम क्या है कि किसी वॉर की एक फिक्स ऑब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है उसमें कि व्हाट वी वांट फ्रॉम दिस वॉर, व्हाट वी वांट टू एक्सट्रैक्ट। तो एक इसके लिए एक लॉन्ग डिस्कशन होना चाहिए था कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या क्या हमें मीट करना है और क्या हमें इस वॉर से गेन होगा इन ए लॉन्ग रन। वो एक फॉर्मल ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाया यूएस का। इसलिए यूएस at least at this moment want to buy some time to analyze कि क्या हम इसको अगर और प्रोलॉन्ग करते हैं या इसको थोड़ा और खींचते हैं तो हमें कितना बेनिफिट होगा, चाइना कितना कंटेन होगा, और पॉलिटिक्स में क्या क्या और शिफ्ट्स हो सकते हैं और वो हमारे कितने इंटरेस्ट में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इंडिया को मैं इस मामले में, मोदी को मैं बहुत एडमायर करता हूँ पर्सनली। नाउ इट इज़ आई एम बिकम अ ग्रेट क्रिटिक्स ऑफ मोदी, बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को। बट इन ए ग्लोबल डिप्लोमेसी जो इंडिया का स्टेचर है और जिस तरह से स्टेचर को बड़ा किया है मोदी ने और जिस तरह से चीज़ों को आगे ले गए हैं पिछले 10 साल में, ये रिमार्केबल है। मतलब अगर मेरे दुश्मन भी हैं मोदी इन ए सेंस, अगर होते तो भी मैं उनकी बहुत एडमायर करता। और जितना मिनिमल इफेक्ट हो सकता है नेशन पे उतना आया। और अभी तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आ गई, उसने भी जो फोरकास्ट किया है जीडीपी ग्रोथ रेट का वो और बढ़ा दिया है। बिकॉज सम वे मोदी की टैक्टिक्स है कि मतलब कि बुरे टाइम में और ज़्यादा वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं चीज़ों को। तो ऑयल एक बहुत बड़ा जो मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं आफ्टर जो भी फिनिशिंग होता है क्रूड ऑयल का उसके बाद, तो उसमें बहुत बड़ा गेम एक फेवर में है इंडिया के पास। क्योंकि बहुत सारे ऑयल जैसे वेनेजुएला का जो ऑयल है उसको इस रीजन में रिफाइन करने की कैपेसिटी सिर्फ रिलायंस के पास ही है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वेनेजुएला ऑयल जो टाइम के साथ वो बढ़ता ही जाएगा। तो इसको सेल करके एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर इंडिया क्रिएट कर रहा है। दैट्स वाई जो ग्रोथ फॉरकास्ट है वो और ज़्यादा इम्प्रूव दिख रहे हैं। तो आपका क्या राय है इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में? आप भी अपनी ओपिनियन दें कि पाकिस्तान जो है, ये जो नाचने वाली का कोठा है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या कर पाएगा। थैंक यू।